हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं 12th क्लास से संबंधित जो टॉपिक चल रहा था उसी की बातें कुछ वर्बली आपको बता रहा हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया को डायग्राम बनाकर समझाया था। गैस्ट्रुलेशन की जो प्रक्रिया है वो ब्लास्टोसिस्ट जब गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम में अंतः स्थापित हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, अंतरारोपण हो जाता है। उसके पश्चात ब्लास्टोसिस्ट की जो सक्रिय ध्रुव है एनिमल पोल पर उपस्थित इनर एम्ब्रियो सेल मास आंतरिक भ्रूणीय कोशिकाओं के समसूत्री विभाजन से जो है 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत आंतरिक भ्रूणीय कोशिकाएं, जिनको हम ब्लास्टोमियर्स भी कहते हैं, ये ब्लास्टोमियर्स कोशिकाएं लगातार विभाजन करती हैं और इनके विभाजन से बनने वाली नई कोशिकाएं संरचनात्मक विकास गतियां करती हुई विशिष्ट दिशाओं में गति करती है। उनके कारण, संरचनात्मक विकास गतियों के कारण ब्लास्टोसिल जो गुहा थी उसके अंदर क्रमशः एंडोडर्म, एक्टोडर्म और अंत में मीजोडर्म 3 जनन स्तरों का निर्माण हो जाता है। तीनों जनन स्तर बन जाने के पश्चात ब्लास्टोसिल कैविटी हो जाती है ख़त्म और उसके स्थान पर गैस्ट्रुला में एक नई गुहा बन जाती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोसिल गुहा या आर्केंट्रॉन या आधांत्र गुहा कहते हैं। आर्केंट्रॉन कह दो, गैस्ट्रोसिल कैविटी कह दो। ये एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है जिसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। क्लियर? यहाँ पर एक छोटी सी बात थोड़ा अलग हटके बताऊंगा। हमने 11th क्लास के अंदर जीवों का वर्गीकरण एक टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर जीवों को भ्रूणीय परिवर्धन की प्रक्रिया के दौरान जो जनन स्तर बनते हैं उनकी संख्या के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया था, द्विकोरकी और त्रिकोरकी। द्विकोरकी और त्रिकोरकी मतलब द्विकोरकी प्राणी किसे कहते हैं? ऐसे प्राणी जिनके भ्रूणीय परिवर्धन में गैस्ट्रुला में केवल 2 ही जनन स्तर बनते हैं, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, और उसी से उनके जीवों का आगे का विकास हो जाता है। मीजोडर्म नामक तीसरी परत नहीं बनती है। यानी कि 2 जनन स्तरों वाले गैस्ट्रुला से बनने वाले जीवों को हम द्विकोरकी प्राणी कहते हैं। और जबकि ऐसा गैस्ट्रुला जिसमें तीनों जनन स्तर बढ़ जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और उन दोनों के बीच में मीजोडर्म, तीनों जनन स्तरों वाले गैस्ट्रुला से बनने वाले जीवों को जो है त्रिकोरकी कहा जाता है। ओके। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था उसी जीवों के वर्गीकरण में कि जो आर्केंट्रॉन कैविटी होती है, गैस्ट्रोसिल कैविटी होती है, वो एक छिद्र के द्वारा खुलती है जिसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। इस ब्लास्टोपोर से कुछ जीवों में पहले मुख बनता है और कुछ जीवों में इसी ब्लास्टोपोर से पहले गुदा बनेगी, एनस बनेगी। इस आधार पर भी जीवों को 2 भागों में डिवाइडेड किया गया था। ठीक है। अब मैं बात करूं आज कि भाई
कल मैंने आपको बता दिया था कि गैस्ट्रुलेशन के अंदर ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रुला बनता है, और इस गैस्ट्रुला बन जाने तक 3 जनन स्तर इसमें बन जाते हैं। मेसोडर्म बन गया, आदि जनन रेखा बढ़ जाती है, उसका दायां बायां आगा पीछा सब तय हो जाता है। अब इन 3 जनन स्तरों से आगे कोशिकीय विभेदन के द्वारा जो है अंग जनन ऑर्गेनोजेनेसिस की क्रिया संपन्न होती है। तो वो मैं आपको आगे आज इसी टॉपिक को हम लेकर चलेंगे कि इसके अंदर आगे क्या क्या होता है। आज मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा, एक एक नंबर की प्रश्न है वो आपको मैं समझा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए क्या मतलब होता है इसका। सबसे पहले बात करूँ मैं गर्भकाल और भ्रूणकाल। गर्भकाल और भ्रूणकाल में क्या डिफरेंस है और क्या है इसका मतलब। गर्भकाल का तात्पर्य क्या होता है वो मैं आपको यदि समझाऊं तो ध्यान दीजिए। गर्भकाल निषेचन से लेकर शिशु के जन्म लेने तक की संपूर्ण समय अवधि को, निषेचन से लेकर शिशु के जन्म लेने तक की जो संपूर्ण समय अवधि है उसको गर्भकाल या गर्भ अवधि कहते हैं। ध्यान रखना, निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक की संपूर्ण समय अवधि जो है गर्भकाल या गर्भ अवधि कहलाती है, जो अलग अलग जातियों के प्राणियों में अलग अलग होती है। अलग अलग जाति के प्राणियों में अलग होती है। मानव में गर्भ अवधि या गर्भकाल का जो समय है वो लगभग 280 दिन या 9 महीने का होता है। 280 दिन या 9 महीने का होता है मानव के अंदर। क्लियर। अब बात करें हम भ्रूण काल की। भ्रूण काल का मतलब क्या है और वो क्या होता है। निषेचन के बाद तीसरे महीने से शिशु के जन्म लेने तक की समय अवधि को भ्रूण काल कहते हैं, जिसमें अंग जनन, ऊतक जनन, अंगों का परिपक्वन और शारीरिक वृद्धि होती है। कब मैंने कहा तीसरे महीने से, तीसरे महीने तक तो नहीं आएगा, तीसरे महीने बाद वो गर्भ जो होता है उसका आगे का जो डेवलपमेंट है जन्म लेने तक, तीसरे महीने के बाद या तीसरे महीने से जन्म तक का जो समय अवधि है वो भ्रूण काल कहलाता है। क्लियर। और गर्भ या फीटस किसे कहते हैं ये एक शब्द आता है, एक गर्भ या फीटस। 60 दिन मतलब 2 महीने के भ्रूण को, जो एम्ब्रियो होता है जिसकी समय अवधि 60 दिन की हो जाती है, 2 महीने की हो जाती है, 2 महीने के भ्रूण को हम गर्भ कहते हैं, जो एक छोटे शिशु का रूप धारण कर लेता है। 2 महीने तक तो वह कहलाएगा, शुरू के 2 निषेचन से लेकर 2 महीने तक का जो समय अवधि है उसमें वो तो कहलाएगा भ्रूण, एम्ब्रियो। लेकिन 2 महीने का जो शिशु हो जाता है, 2 महीने के बाद की जो समय अवधि होती है उसमें वो गर्भ या फीटस कहलाता है। क्लियर। जिसकी CR लंबाई 28 से 30 सेंटीमीटर होती है। अब CR लंबाई क्या आ गया, एक नया प्रश्न आ गया कि भाई CR लंबाई किसे कहते हैं। तो गर्भ जो होता है छोटा शिशु जैसा, मानव की जैसी आकृति ग्रहण कर लेता है छोटा शिशु जो गर्भ के अंदर होता है, उसके सिर से लेकर उसके नितंब, हिप, हेड टू हिप की जो लंबाई है उस लंबाई को शिखर कटी प्रोथ लंबाई कहते हैं। क्राउन रंप लेंथ, CR लेंथ या CR लंबाई क्राउन रैंप लेंथ कहलाती है, जो सिर से नितंब तक की लंबाई होती है, इसको CR लंबाई कहते हैं। जब भ्रूण गर्भ कहलाने लगता है तो उस समय उसकी CR की जो लेंथ है वो 28 से 30 सेंटीमीटर तक हो जाती है। अब आता है गर्भकाल जो होता है
उसको कितने भागों में बांटा गया है, ये बात मैं आपको बताऊं। तो मैंने बताया कि निषेचन से शिशु के जन्म लेने तक की संपूर्ण समय अवधि को हम गर्भ अवधि या गर्भकाल कहते हैं, और मानव में ये लगभग 280 या 9 महीने की होती है। अध्ययन के लिए इस संपूर्ण गर्भ अवधि को 3 भागों में बांट दिया, 3-3 महीने के हिसाब से। प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही और तृतीय तिमाही। अब प्रथम तिमाही फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। 3-3 महीने, 3 दूनी 6, 3 9 महीने। अब इसी आधार पर हमने उसको अलग अलग बांट दिया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, प्रथम 3 महीने के अंदर क्या क्या परिवर्तन होता है उनकी यदि हम बात करें तो ध्यान दो। प्रथम तिमाही में निषेचन हो जाता है। निषेचन के बाद मोरुलेशन के द्वारा मोरुला बन जाता है। मोरुलेशन के बाद ब्लास्टुलेशन के द्वारा ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन के बाद गैस्ट्रुलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? गैस्ट्रुलेशन हो जाता है। और गैस्ट्रुलेशन हो जाने के बाद उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस, अंग जनन की क्रिया भी प्रारंभ हो जाती है, और सभी अंगों के लिए छोटे छोटे उभार बन जाते हैं, जिनको हम प्रीमोर्डियल उभार कहते हैं। प्रीमोर्डियल उभार कहते हैं। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हो जाता है। अंग जनन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले न्यूरुलेशन प्रक्रिया के द्वारा तंत्रिका तंत्र बनता है। क्या बनेगा? तंत्रिका तंत्र। और किससे बनेगा? एक्टोडर्म से। दोबारा ध्यान दो, सबसे पहले जब अंग जनन की क्रिया शुरू होती है तो सबसे पहले बनने वाला जो अंग तंत्र है वो है तंत्रिका तंत्र। और ये तंत्रिका तंत्र बनता है बाह्य परत, जो बाह्य जनन स्तर होता है एक्टोडर्म, उससे बनता है। ठीक है। प्रथम ट्राइमेस्टर या प्रथम तिमाही का यानी 3 महीने तक के भ्रूण में उसका हृदय बन जाता है और वह धड़कना भी प्रारंभ कर देता है। 3 महीने का जो भ्रूण है उसमें हृदय बन जाता है और वो हृदय धड़कना भी शुरू कर देता है प्रथम महीने के अंत तक। मतलब प्रथम महीने के अंत तक उसमें हृदय बन जाएगा, उसमें हृदय धड़कना शुरू कर जाएगा। जो दूसरा महीना है, दूसरे महीने के अंत तक जो भ्रूण है उसके हाथ, पैर और अंगुलियां विकसित हो जाती हैं। उसके हाथ का विच्छेद बनना शुरू हो जाएगा, उसके पैर हो जाएंगे, उसमें उंगलियां बनना शुरू हो जाएंगी। और तीसरे महीने के अंत तक भ्रूण के सभी अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। तीसरे महीने तक सभी अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। यहाँ तक कि तीसरे महीने तक उसमें बाह्य जननांग भी विकसित हो जाते हैं। और तीसरे महीने के लास्ट तक जो भ्रूण है वो अपने हाथ पैरों को हिलाना प्रारंभ कर देता है, फर्स्ट मूविंग कर देता है। ठीक है। इस समय प्रथम भ्रूण की जो लंबाई होती है 3 महीने तक की, वो 3 इंच या 8 सेंटीमीटर की हो जाती है। ठीक। तो क्या क्या होगा? प्रथम तिमाही के अंदर जो प्रथम महीना है उसमें निषेचन हो गया, मोरुलेशन हो गया, ब्लास्टुलेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, गैस्ट्रुलेशन हो गया, ऑर्गेनोजेनेसिस प्रारंभ हो गया, और सबसे पहले जो है एक्टोडर्म से तंत्रिका तंत्र बनता है। प्रथम महीने के अंत तक भ्रूण वो हृदय बन जाता है और धड़कना भी शुरू कर देता है। दूसरे महीने के अंत तक उस भ्रूण में हाथ, पैर, उंगलियां बन जाती हैं। और तीसरे महीने के अंत तक सभी अंग तंत्र बन जाते हैं, बाह्य जननांग बन जाते हैं, और वो भ्रूण फर्स्ट मूविंग दर्शाना शुरू कर देता है, अपने हाथ पैरों को लेना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा 3 इडियट फिल्म में आया था ना, ऑल आउट, यानी शब्द निकल गया मेरे दिमाग से, उसमें वो फर्स्ट मूविंग करना शुरू कर देता है 3 महीने का भ्रूण। यहाँ पर देखिए जो 3 महीने का भ्रूण है उसमें बाह्य जनन अंग बन गए 3 महीने तक। अब 3 महीने के बाद
जो एक डॉक्टर है वो सोनोग्राफी के द्वारा, सोनोग्राफी का नाम सुना होगा, सोनोग्राफी के द्वारा भ्रूण के लिंग की जांच की जाती है कि वह बच्चा है या बच्ची है, लड़का है या लड़की है, क्योंकि 3 महीने के भ्रूण में स्पष्ट रूप से उसके जननांग बन जाते हैं, बाह्य जननांग वो बन जाएंगे, और सोनोग्राफी से उसको मालूम कर लिया जाएगा भाई इसमें बाह्य जननांग क्या है, लड़के के जननांग है या लड़की के जननांग है। तो 3 महीने के भ्रूण में सोनोग्राफी के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि वो बच्चा है या बच्ची है। लेकिन अब इसका दुरुपयोग होता है, कुछ दंपति, कुछ पति पत्नी, जब उनको सोनोग्राफी के द्वारा ये मालूम पड़ जाता है कि उनके लड़की है और वो लड़की कन्या भ्रूण को नहीं चाहते कि वो जन्म ले, ऐसी स्थिति में वो अपने डॉक्टर की सहायता से उस 3 महीने के कन्या भ्रूण को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसको बोलते हैं अबॉर्शन, गर्भपात, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। चिकित्सक या डॉक्टर की सहायता से 3 महीने के भ्रूण को गर्भ अवधि पूर्ण होने से पहले ही नष्ट कर देने की प्रक्रिया MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाती है, जिसको सामान्य अर्थों में एबॉर्शन या गर्भपात भी कहा जाता है। लेकिन 3 महीने के बाद किया गया एबॉर्शन, किया गया MTP महिला के लिए घातक हो सकता है, महिला की जान जा सकती है इसके अंदर। इसलिए गर्भपात को एक गैर कानूनी प्रक्रिया माना गया है, कन्या भ्रूण हत्या को एक गैर कानूनी अपराध माना गया, गैर कानूनी प्रक्रिया माना गया, उसको अपराध माना गया। और इसीलिए आप देखते होंगे हॉस्पिटल्स के अंदर यहाँ साफ साफ लिखा रहता है बड़े बड़े होर्डिंग्स के अंदर कि इस अस्पताल में, इस हॉस्पिटल में भ्रूण का लिंग परीक्षण नहीं किया जाता है, एक गैर कानूनी अपराध है, गैर कानूनी कृत्य है, ये एक अपराध है, इस पर सज़ा हो सकती है, ऐसा आपने देखा हो। क्लियर? अब 3 महीने तक के शिशु बन गया, एक छोटा शिशु बन जाता है, मानव रूप ले लेता है, उसमें सभी अंग तंत्र बन जाते हैं, प्रथम महीने के भ्रूण में हृदय भी धड़कना शुरू हो गया, सारी बातें मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं हम सेकंड ट्राइमेस्टर, चौथा, 5वां और 6वां महीना इसमें आता है, बीच के 3 महीने। इसमें चौथे महीने में मीसोड्रम से कंकाल बन जाती है, कंकाल तंत्र बनेगा। ध्यान दो, मैंने शुरू में बताया था कि एक्टोडर्म से तंत्रिका तंत्र बना, यहाँ मीसोड्रम से कंकाल तंत्र बन रहा है। ठीक, बन जाने के बाद शरीर का जो त्वचा है वो सुरक्षात्मक आवरण बन जाता है, पूरे शरीर के ऊपर त्वचा बन जाती है चौथे महीने में, ये भी मीसोड्रम से बनती है। अधिकतर हमारे शरीर के जितने भी संयोजी ऊतक हैं, कनेक्टिंग ऊतक, वो मोस्टली मीसोड्रम ऊतक से बनते हैं, जैसे रक्त के बाद लसीका और आपके कंकाल तंत्र, आपके त्वचा, ये जितने भी ऊतक हैं ये सारे के सारे मीसोड्रम से बनते हैं। 5वें महीने में सिर पर बच्चे जो भ्रूण गर्भ है उसके सिर पर बाल उगाते हैं और पूरे शरीर पर छोटे छोटे रोम निकल आते हैं, जिनको लोम चर्म कहते हैं। स्तनधारियों का प्रमुख लक्षण है कि शरीर पर बालों का पाया जाना। अब सिर पर तो सघन बाल होते हैं, लेकिन पूरे शरीर पर भी छोटे छोटे बाल होते हैं, यहाँ तक कि जो छोटा शिशु जन्म लेता है उसके चेहरे पर भी बाल होते हैं, बाद में उनको साफ किया जाता है। ठीक है, 5वें महीने के समय उस गर्भ की आँखों की पलकें खुलना शुरू हो जाती हैं, आँखों की पलकें खुल जाती हैं, और इन पर पलकों के ऊपर ये जो बाल होते हैं, जिनको पलक, ये तो भौहें, और पलक के ऊपर जो बाल होते हैं उनको बोलते हैं बरौनी, वो निकल आती है। 5वें महीने के गर्भ में सिर पर बाल, शरीर पर बाल, पलकें खुल जाती हैं, पलकों के ऊपर बरौनियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, और आहार नाल और अस्थि मज्जा का निर्माण हो जाता है। आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल बन जाती है 5वें महीने तक।
और बोन मेरो अस्थि मज्जा बन जाता है। छठे महीने तक जो है गर्भ मानव का एक छोटा रूप धारण कर लेता है। ठीक, अब बात आती है लास्ट या थर्ड ट्राइमेस्टर की, अंतिम तिमाही, यानी कि 7वां, 8वां और 9वां महीना। ठीक है, 7वें महीने तक का जो गर्भ होता है, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 महीने पूरे हो गए, यानी 2 ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गए। थर्ड ट्राइमेस्टर जो है उसमें 7वां महीना शुरू होता है। 7वें महीने का गर्भ गर्भाशय से बाहर आने योग्य हो जाता है। 7वें महीने का जो गर्भ हो गर्भाशय से बाहर आने के योग्य हो जाता है, यानी कि वो जन्म ले सकता है। ऐसे बच्चे जो 7वें महीने में जन्म लेते हैं उनको बोलते हैं सप्तमासी। लेकिन ऐसे बच्चे जीवन भर स्वस्थ नहीं रहते हैं, उनमें कुछ ना कुछ संरचनात्मक कमियां रह जाती हैं। तो पूरी गर्भ अवधि तो 9 महीने की है, लेकिन 7 महीने का गर्भ जन्म ले सकता है। और कब ऐसा होता भी, काफ़ी बच्चे 7 महीने में जन्म ले लेते हैं, 7वें महीने में। ऐसे बच्चों को सप्तमासी कहते हैं, जिनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है और वो जीवन भर अस्वस्थ रहते हैं। ठीक, ऐसे बच्चों को सप्तमासी बच्चे कहते हैं जो सामान्यतः जीवित नहीं बचते। पहली बात तो बचते नहीं, और बच भी जाएं तो जीवन भर अस्वस्थ रहते हैं। उसके बाद अंतिम तिमाही में गर्भ के आकार में धीरे धीरे उसके वजन में और आकार में तेज़ी से वृद्धि होती है और उसका संपूर्ण शारीरिक विकास हो जाता है इस अंतिम तिमाही में, 9वें महीने तक। इसी समय गर्भ माता से प्लेसेंटा के द्वारा, इसी समय अंतिम तिमाही के अंदर जो लास्ट ट्राइमेस्टर है, उसी में ध्यान से सुनना, लास्ट ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में जो भ्रूण है, जो गर्भ है, वो अपनी माता से प्लेसेंटा के द्वारा एंटीबॉडीज प्राप्त करता है। इस समय IgA सबसे पहले जो एंटीबॉडीज प्राप्त होगी माता के प्लेसेंटा से के थ्रू शिशु को प्राप्त होगी, वो होगी IgA प्रकार की एंटीबॉडीज इसको प्राप्त करता है, जो शिशु को जन्म के बाद रोगों से बचाने का कार्य करती है। इसी समय जो गर्भ है उसमें पकड़ने की और चूसने की प्रतिवर्त क्रिया विकसित हो जाती है। बच्चा पकड़ने की क्रिया शुरू कर देता है और चूसने की अपने जैसा करता है जैसे चूस रहा हो किसी चीज़ को, वो प्रतिवर्त क्रिया प्रारंभ हो जाती है इस अंतिम ट्राइमेस्टर में। 9वें महीने तक के अंत तक जो भ्रूण है उसकी लंबाई लगभग 18 से 20 इंच का हो जाता है और उसका वजन जो होता है लगभग 6 से 8 पाउंड, यानी कि 2.5 से 3 किलो हो जाता है 9वें महीने का। जब जन्म लेता है ना जो बच्चा, स्वस्थ, एक सामान्य स्वस्थ बच्चे का जो लंबाई है वो 18 से 20 इंच की होती है, यानी कि लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर का, और उसका जो वजन है वो 6 से 8 पाउंड, यानी कि 2.5 किलो से 3 किलो तक का हो जाता है। और 9वें महीने के अंत तक होने तक गर्भ 2-4 दिन के अंतराल पर जन्म ले लेता है। ऐसा नहीं है कि 280 है, अब 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद 280 9 महीने की गर्भ अवधि पूर्ण होने के बाद वह अपना जन्म ले लेता है। ठीक, तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट देने वाली बात है, कुछ क्रियाएं मैं आपको बताऊं तो ध्यान से सुनेंगे आप, कि जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है, प्लेसेंटा बनता है, उसको अंतरारोपण हो जाता है, यानी गर्भ अवस्था शुरू हो जाती है। जैसे ही गर्भधारण हो जाता है उस महिला में सबसे ज़्यादा मात्रा में एक हार्मोन बनता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनिडोट्रोपिन हार्मोन। सबसे पहले सबसे अधिक मात्रा में ये हार्मोन बनता है। इतनी अधिक मात्रा में बनता है कि ये ब्लड से छनकर महिला के यूरिन में आ जाता है, मूत्र में आ जाता है, और महिला के मूत्र में इसी हार्मोन की प्रेजेंस के आधार पर ये जांच की जाती है कि वह महिला गर्भवती है या नहीं। गर्भ अवस्था, गर्भधारण हुआ कि नहीं हुआ, गर्भता की जांच, प्रेगनेंसी का जो टेस्ट होता है वो महिला के यूरिन में उपस्थित ह्यूमन कोरियोनिक गोनिडोट्रोपिन हार्मोन की वजह से होता है। इसी समय जैसे सगर्भता उत्पन्न होती है, की स्थिति उत्पन्न होती है, गर्भधारण होता है, उसी समय ह्यूमन
प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन HPL हार्मोन भी रिलीज होता है। ठीक है। एक अब प्रश्न ये आता है कि भाई केवल सगर्भता प्रेगनेंसी के दौरान उत्पन्न होने वाले हार्मोन कौन कौन से? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार NCERT में भी इम्पोर्टेंट है और एक बार बोर्ड के एग्जाम में भी इसको पूछा जा चुका है कि भाई केवल प्रेगनेंसी के दौरान, केवल सगर्भता की स्थिति में, सगर्भता के दौरान कौन कौन से हार्मोन उत्पन्न होते हैं? तो केवल सगर्भता की स्थिति में उत्पन्न होने वाले 3 हार्मोन हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन। ये 3 हार्मोन केवल सगर्भता के दौरान निकलते हैं। और जब गर्भावस्था पूरी हो जाती है, उत्तरार्ध, प्रेगनेंसी का लास्ट स्टेज, सगर्भता के उत्तरार्ध में रिलीज होने वाले, स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, वो भी पूछा जाता है। तो उत्तरार्ध में जो है मोस्टली अंडाशय के द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है और प्लेसेंटा से भी रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। ये रिलैक्सिन हार्मोन वो हार्मोन है जो प्रसव क्रिया को सरल बनाता है। प्रसव क्रिया यानी बच्चे के जन्म लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। होता क्या है, इस रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से जो महिलाओं के हिप में उपस्थित बोन है, दोनों हिप के बीच, हड्डियाँ के बीच में एक जॉइंट बनता है जिसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, श्रोणि संधान। वो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है इस रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से थोड़ा ढीला हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, जिससे जन्म नाल, बर्थ कैनाल चौड़ी हो जाती है और बच्चे का जन्म बड़े आसानी से हो जाता है। रिलैक्सिन हार्मोन ये 2 जगह से निकलता है, अंडाशय से और प्लेसेंटा से। और ये उत्तरार्ध में निकल रहा है। कब निकल रहा है? प्रेगनेंसी के लास्ट में, जब कंप्लीट प्रेगनेंसी हो जाती है उस समय। इसी प्रकार यदि हम बात करें, जो सगर्भता के दौरान बहुत सारे हार्मोन हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान उनकी मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। वैसे तो रिलीज होते ही रहते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी से पहले भी, प्रेगनेंसी के बाद में, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे हार्मोन हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। इनकी मात्रा तुलनात्मक कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि इनका कार्य बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण गर्भ अवस्था को बनाए रखने के लिए इसका स्रावित होना बहुत जरूरी है। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो कार्पस ल्यूटियम, पीत पिंड से स्रावित हो रहा है। किससे स्रावित होता है? पीत पिंड से, कार्पस ल्यूटियम से। प्रोजेस्टेरॉन जो गर्भ अवस्था को बनाए रखने वाला प्रमुख हार्मोन है। यदि किसी कारणवश प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निकलना बंद हो जाए तो गर्भ अवस्था बीच में ही खत्म हो जाएगी, नेचुरली अबॉर्शन हो जाएगा, गर्भावस्था डिस्टर्ब हो जाएगी। तो संपूर्ण गर्भावस्था बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता रहना चाहिए। यानी संपूर्ण गर्भ अवधि के दौरान कार्पस ल्यूटियम सक्रिय रहता है और उससे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता रहता है। ठीक। इसके अलावा ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है, बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है प्रसव क्रिया क्या होती है। प्रसव का मतलब है संपूर्ण गर्भ अवधि पूर्ण हो जाने के बाद बच्चे के जन्म लेने की प्रक्रिया। बच्चा अपनी माता के गर्भाशय से, जन्म नाल से होते हुए, बर्थ कैनाल से होते हुए शरीर से बाहर निकलता है, माता के शरीर से बाहर निकलता है, जन्म लेता है। इस प्रक्रिया को प्रसव क्रिया कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिया है ये। प्रसव क्रिया जो होती है कई हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होती है। इसकी मैं बात अगली वीडियो में करूँगा क्योंकि अब ये ज़्यादा टाइमिंग की हो गई। तो प्रसव क्रिया और प्रसव क्रिया को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं? रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ये फीटल इजेक्शन होता है। वो कुछ इम्पोर्टेंट अगला वीडियो के अंदर आएगा जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।